तो मिथुन राशि वाले जो हैं कभी प्यार इश्क मोहब्बत के लिए लायबल होते ही नहीं। तूने झूठ बोला मुझसे, बेवकूफ बनाया। तो क्या कंटिन्यूस 2026 में डिवोर्स केसेस बढ़ेंगे? न्यूमरोलॉजी आपको 100% सही प्रेडिक्ट नहीं करेगी। वो कौन सी राशि हो सकती है जो 2026 के अंदर जो चमकेगी? रिलेशनशिप हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे हेल्थ हो। नरमी और गर्मी का जिसको समझ नहीं है उनके लिए ये साल बहुत खराब है। इस बार का जो प्यार है ना, वो प्यार क्रोध के साथ चलेगा, एग्रेसिव प्यार होगा। किसके लिए स्ट्रॉन्ग रहने वाला है 2026 जो है? जैसे लव मैरिज करेंगे उनके लिए या अरेंज मैरिज हो? जो सूर्य प्रधान राशियां है या लोग हैं, ये लोग चापलूस होते हैं। 18 साल में या 20 साल में शादी कर लेंगे, फिर ऐसे केसों में तलाक की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। 2026 सूर्य का साल है। सूर्य कौन सी राशि के साथ कॉम्बिनेशन खराब? तो अगर आपके कोई अफेयर्स वगैरह है या दो चार जगह इन्वॉल्व हो प्यार के रिश्तों में, वो भी एक्सपोज होंगे। ऐसे वो सारे लोग परेशान होने वाले हैं जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। ये 8 नंबर वालों के लिए तो कोई सही बताता ही नहीं है, हम तो बस नेगेटिव ही। हाँ, मेहमान होगा, राशि में मेहमान नहीं, एक्सपोज हो जाओगे। जो लोगों ने रिश्वत खाई है वो भी हो जाएंगे, जिन्होंने घोटाले किए वो भी हो जाएंगे। कौन कौन सी वो राशियां हैं जो लव मैरिज में इस साल सक्सेसफुल हो जाएंगी? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज का ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आज हम बात करेंगे। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं सचिन पंडित जी। हेलो सर, थैंक यू सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तो सर। 2026 जो है वो आ चुका है, तो 2026 में कैसी रहेगी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, वेल्थ, हेल्थ लोगों की? देखो सर, साल 2026 है सूर्य का, ये आपको पहले से भी पता ही होगा, 1 नंबर पे आ रहा है। तो सूर्य का काम होता है चमकना, और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो अंधेरा खत्म होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 2024 में, 25 में या उससे पहले जितने भी बुरे काम किए या जो भी नेगेटिव काम किए हैं, तो वो सारी चीज़ें उभर कर सामने आने वाली हैं। और सूर्य की एक सबसे बड़ी खासियत है पंचुअलिटी, क्योंकि वो लाखों हजारों पता नहीं कितने सालों से टाइम से उग रहा है, टाइम से डूब रहा है। हाँ। तो जितने भी लोग पंचुअल नहीं है, अपने काम को लेकर लापरवाह है या आलती हैं, जो भी आप कहना चाहो, तो उनके लिए ये साल बहुत खराब जाने वाला है, क्योंकि सूर्य पंचुअलिटी मांगता है। सूर्य ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो लोग रिश्वतखोर हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं या किसी भी तरीके का गलत काम करते हैं, या ऐसे लोग जो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो आपके घर पे फादर हो, टीचर हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो। तो ऐसे लोग, जो लोग लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या ऐसे लोग जिनको ये समझ नहीं आता कि कब प्यार से बात करनी है और कब गुस्से से बात करनी है, यानी नरमी और गर्मी का जिसको समझ नहीं है, उनके लिए ये साल बहुत खराब है। अब आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हो तो प्यार भी करना आना चाहिए आपको। सिर्फ गुस्से गुस्से से काम नहीं चलेगा। तो नरमी और गर्मी दोनों का जो बैलेंस बैठा ले गए, उनके लिए अच्छा है। अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो तो लोगों को घर से काम करने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल। हाँ। लोग ऑफिस आना नहीं चाहते, स्पेशली नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आलस है, या वो कहते घर पे बैठने की एक आदत सी पड़ गई। अब घर पे लोग बैठ के, कोई टॉवल लपेट के काम कर रहा है, कोई शॉर्ट्स पहन के काम कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, घर पे कौन देख रहा है। लेकिन ऑफिस में आपको मेंटेन रहना पड़ेगा, तो आपको प्रॉपर ट्राउजर भी पहनने पड़ेंगे, शूज भी पॉलिश करने पड़ेंगे, आपके कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, डिसिप्लिन में। तो सूर्य डिसिप्लिन का ग्रह है। तो ऐसे वो सारे लोग परेशान होने वाले हैं जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। कर्मों का फल मिलेगा। कर्म जो बुरे किए हैं, जो हाँ। आपने पर्दे के पीछे काम किए, कहते हैं एक्सपोज हो जाओगे। हाँ। अब इसमें एक्सपोज में जो लोगों ने रिश्वत खाई है वो भी हो जाएंगे, जिन्होंने घोटाले किए वो भी हो जाएंगे। और आप देखो, जिन्होंने वो देखो एक्सपोज वो भी होंगे जो व्यक्तिगत जिंदगी में भी हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं। तो अगर आपके कोई अफेयर्स वगैरह हैं, या आप दो चार जगह इन्वॉल्व हो प्यार के रिश्तों में, तो वो भी एक्सपोज होंगे। अच्छा, अगर मेनली हम रिलेशनशिप की बात करें तो डिवोर्स केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं 2025 में, हमने देखा। तो क्या कंटिन्यूस 2026 में डिवोर्स केसेस बढ़ेंगे या फिर रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा? देखो, सूर्य जो है आपको पता है पापी ग्रह है, आग है, और आग का काम है जलाना। जलाना पाए। सूर्य सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुबह ठंडा होता है और थोड़ी देर के लिए शाम को ठंडा होता है, बाकी टाइम तपता है।
और जो प्यार मोहब्बत है वो है शुक्र। अब शुक्र को सिर्फ प्यार से नहीं देखेंगे, और भी बहुत चीज़ें होती है, लेकिन शुक्र के लिए वीनस को हम प्यार से कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, बाकी पैसों से भी जोड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें। शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन शॉर्ट टर्म लव को दिखाता है, थोड़ा प्यार, एक तरफा प्यार, या आप ऐसा कह लो कि अट्रैक्शन कि थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि आप देखो ना, जब सूरज उगता है तब ठंडा होता है, सूरज के उगते ही बहुत सारे फूल पेड़ पत्तियां खिल जाते हैं, जैसे ही 7 साढ़े 7 8 बजते हैं सारे मुरझा जाते हैं उसी की रोशनी में, तब जाते हैं। तो कितनी देर के लिए उनको जान मिलती है, बहुत कम। घंटे 2 घंटे के लिए, फिर शाम को खिल जाते हैं जब सूरज डूबता है। हाँ, तो ऐसे ही प्यार इश्क मोहब्बत की जो ऐसी गाड़ियां चल रही थी, जो एक तरफा प्यार था जिसमें सिर्फ अट्रैक्शन था या टाइम पास था या धोखा धड़ी थी, बहुत कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब या तो पता चल जाएंगी या फिर कई लोग इस पे फंसेंगे भी। कई लोगों के ऐसे अफेयर चलेंगे जो जिसकी वजह से वो अपने एक्चुअल जो उनकी लाइफ है उसको ख़राब कर देंगे शॉर्ट टर्म लव के चक्कर में। तो फिर किसके लिए स्ट्रॉन्ग रहने वाला है 2026 जो है? जैसे लव मैरिज करेंगे उनके लिए या अरेंज मैरिज वालों के लिए? देखो, ये क्वेश्चन जो है लव मैरिज के लिए अच्छा है या अरेंज मैरिज के लिए अच्छा है, इसका जवाब ये है कि पहले आप जिसके साथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको जानिए, उसकी कुंडली को देखिए। सिर्फ सूर्य या शुक्र या कोई भी एक ग्रह आपके अटैचमेंट या डिटैचमेंट का कारण नहीं बनेगा, उसमें और भी चीज़ें देखिए। सिर्फ आप एक 2026 को पकड़ लो कि भाई इसमें सारे लोग के तलाक ही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। अब किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग हाउस पे है कहीं पे, तो उसको ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। अब मान लीजिए किसी का 7th हाउस में केतु है या 2nd हाउस में केतु है या 11th हाउस में केतु है या केतु के साथ शुक्र है, मतलब 2 ग्रहों की युति हो रही है। तो अब केतु क्या डिटैचमेंट है, अब सूर्य का भी सपोर्ट मिल गया, उधर से केतु भी, उसको भी ताकत मिल गई, ठीक है ना। तो उसके लिए ज़्यादा 99 के 100% चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए शुक्र के साथ किसी का राहु आ गया, तो शुक्र और राहु जो है वो वासना है। तो प्यार एक अलग चीज़ है, वासना एक अलग चीज़ है, या आपने यूज एंड थ्रो वाला काम हो गया। तो वो सारी चीज़ें एक्सपोज भी होंगी उस तरीके पे, कुछ लोग फंसेंगे भी, कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। अब जैसी कहते हैं ना, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है वो वैसा ही पाएगा। अगर हम स्पेशल कोई एक राशि को लेकर चलें तो वो कौन सी राशि हो सकती है जो 2026 के अंदर जो चमकेगी? रिलेशनशिप हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे हेल्थ हो। देखो, अब 1 नंबर सूर्य का है। अब कोई भी इंसान अपने घर वालों को तो चमकाता ही है, बिल्कुल। सबसे पहले वो ध्यान अपने यार दोस्त घर वालों को ही देगा। तो सूर्य है, अपने घर को चमकाएगा, 1 नंबर वालों को चमकाएगा, ये जिनका भी सूर्य मजबूत है उनको भी चमकाएगा, ठीक है। अब सूर्य का बहुत अच्छा दोस्त है मंगल, ठीक है, तो मंगल को भी वो हेल्प करेगा। सूर्य का बहुत अच्छा दोस्त है जुपिटर, तो जो लोग जुपिटर वाले हैं या जिनका जुपिटर मजबूत है या 3 नंबर वाले हैं उनको भी अच्छा करेगा। सूर्य मंगल की 2 राशियां हैं, वृश्चिक राशि है और मेष राशि, तो दोनों के लिए। लेकिन हाँ, प्यार में आक्रामकता रहेगी, यानी इस बार का जो प्यार है ना, वो प्यार क्रोध के साथ चलेगा, एग्रेसिव प्यार होगा प्यार। अब मान लीजिए मिथुन राशि को ले लेते हैं, ठीक है। अब मिथुन राशि बुध की है, ठीक है, तो बुध सूर्य के बहुत करीब है। ऐसे बुध और सूर्य, बुध आदित्य योग भी बनाते हैं, तो ये लोगों को इंटेलिजेंट भी बनाएंगे, ठीक है। ये सूर्य के जितना करीब ग्रह चला जाता है उसकी पावर उतनी लेस होती चली जाती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, एक तो ऐसा प्यार होता है जो फेक होता है, और एक ऐसा प्यार भी होता है जिसमें बचपना होता है, ठीक है, मेच्योरिटी नहीं है। तो ऐसे रिश्ते भी बनेंगे। तो अब आप मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वाले मेरे हिसाब से सभी राशि वालों में सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब रीज़न है, बुध राशि का स्वामी है, और मिथुन राशि वालों की जो राशि का चिन्ह है, सिंबल है, उसमें एक औरत है और एक आदमी है। बाकी सभी राशियों में ऐसा नहीं है।
तो मिथुन राशि वालों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग होता है, औरत का भी दिमाग है, आदमी का भी दिमाग है। तो यहाँ तो एक दिमाग से आदमी पार नहीं पा रहा है, यहाँ तो दो दो दिमाग आ गए। अब उसमें मिथुन राशि की एक प्रवृत्ति है कि ये दिल से मोहब्बत नहीं करते, अच्छा, दिमाग से करते दिमाग से ये बिजनेस करते हैं। और इनकी एक और सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक जगह टिक नहीं सकते। अच्छा, तो फिर बहुत मुश्किल है कि किसी काम में एक जगह टिके या किसी रिश्ते में एक जगह टिके। और इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ट्रस्ट इसलिए नहीं कर सकते, आप चाहे इससे शादी कर लें चाहे मोहब्बत कर लें, तो हो सकता है आपके हाथ में हाथ होगा, नजरें कहीं और होंगी। क्योंकि दिल से काम नहीं करते, दिल दिमाग से करते। दिल सिर्फ कहते हैं ना, दिल जिसका टूटता है वो परेशान होता है, इनका तो टूटता ही नहीं है, ये बहुत मजबूत होते हैं। तो आपके आने से या आपके जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप साथ हो तब तक ये आपके, और आपसे ये दूर चले गए या आप उनसे दूर चले गए या वो आपसे दूर चले गए, तो आपकी याद में आंसू नहीं बहाएंगे। थोड़े से टॉक्सिक टाइप के होंगे। हाँ, अब आप 10 साल बाद फिर मिले तो फिर पहचान लेंगे, लेकिन ये नहीं कि किसी के पीछे पागल हो गए या किसी के पीछे दीवानगी की हद तक चले गए। तो अब ऐसे में अगर आप देखो तो मिथुन राशि वाले जो हैं वो कभी प्यार इश्क मोहब्बत के लिए रिलायबल होते ही नहीं है। अब इस पे बहुत सारे लोग आपको कमेंट कर सकते हैं कि हम तो मिथुन राशि के हैं, हाँ, हम ऐसे नहीं। हम ऐसे नहीं हैं। उसका रीज़न है कि आप चंद्र राशि से मिथुन राशि के हो, या मून साइन से, या सन साइन से, या नाम से। अच्छा, इसमें भी अलग अलग होता है। बिल्कुल जी। अब आप मोस्टली लोगों को अपनी राशि नहीं पता होती। अब जैसे आप कैलेंडर वगैरह में या न्यूज़पेपर में देखते एक तारीख होती, इतने से इतने तारीख तक आप पैदा हुए, तो ये पहले तो लोग नाम से निकालते, जैसे वी नाम होते इस हिसाब से। नहीं, नाम इस बात की क्या गारंटी है कि आपने जो वी नाम से मान लीजिए विशाल नाम रखा है, एक एग्जाम्पल, वो आपकी जन्म कुंडली का अक्षर है। वो तो मान लीजिए किसी का नाम वी से निकला, विशाल समझ नहीं आया, उसने कुछ और विनीता कुछ भी रख दिया जो माँ बाप को पसंद आया, ठीक है। या किसी को पता ही नहीं नाम निकला सा से, उसने हनुमान रख दिया। तो पहले तो कुंडली बताएगी ना। लेकिन चलो ठीक है, कई लोगों के पास कुंडली है, कई लोगों के पास नहीं है, तो लोग उसको मून साइन की जगह अपना सन साइन देखने लगते हैं। सन नहीं देखा तो फिर नाम राशि से देखने लगते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज का उतना इफेक्ट नहीं होता जितना मून साइन का पड़ेगा, क्योंकि भारतीय एस्ट्रोलॉजी, हिंदू एस्ट्रोलॉजी मून साइन पर चलती है। तो हो सकता है कि आपके अंदर वैसे गुण नहीं आए, पूरे पूरे मिथुन राशि के नहीं आए, या किसी और राशि के या उस लग्न के ना आए, तो इस पे डिफरेंस हो सकता है। और कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसे ही और कौन कौन सी जो राशि है जिनकी कंपैटिबिलिटी अगर हम देखें अच्छी रहेगी? आप देखो, एक नंबर जो राशि है, अब एक नंबर को आप सूर्य भी कह सकते हो, एक नंबर को मंगल भी कह सकते हो, अगर काल पुरुष की कुंडली में देखो तो, ठीक है। एक नंबर पहली मेष राशि आती है, और एक नंबर न्यूमरोलॉजी में चले जाओ तो सूर्य आता है। तो बेसिकली क्या है कि हर नंबर की और हर राशि की ना अपनी एक खूबसूरती भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। अब जैसे मेष राशि ले लें, या एक नंबर वालों को ले लें, ऐसे, या जो सूर्य प्रधान राशियां है या लोग हैं, वो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। अब अगर आपको डिसिप्लिन वाला साथी नहीं मिला तो रिश्ते नहीं बनेंगे। ये लोग चापलूस होते हैं, इन्हें कोई ना कोई आगे पीछे चापलूसी करता रहे, मतलब कहते हैं ना, मतलब कि जो जो कहे वो सही है। तो ये ऐसे लोगों को पसंद करेंगे। अब आप मान लीजिए स्कॉर्पियो की बात करें तो फिर मंगल की राशि है, ठीक है। तो मंगल में क्या है, आग है, मंगल में तेजी है, मंगल में वासना है, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं अब वो मोहब्बत नहीं आएगी ना, हाँ। ठीक है। अब आप बात करें वृषभ राशि की बात करें तो ये छुई मुई है। ये ऐसी छुई मुई राशियां हैं, ये ऐसे लोग हैं वृषभ राशि के या नंबर वाले जो अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर सकते, मतलब बोल ही नहीं सकते, मतलब कहते हैं ना अपने आप में ही मस्त हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अ, कई राशियां ऐसी होती हैं जो जब उनको प्यार इश्क मोहब्बत का समय आता है उससे पहले ही वो उनके अंदर मोहब्बत के बीज फूट चुके होते हैं। यानी कि अब आप देखिए ना, कई लोग जैसे एक होता है कि हम 25 साल में शादी करेंगे, प्यार इश्क मोहब्बत करेंगे,
कई लोग ऐसे ही होते हैं जो 16 साल से ही लग जाते हैं। तो जब तक 25 के होते हैं तब तक तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता, रहता है ब्रेन। इंटरेस्ट ही नहीं तो रहता। का सब कुछ देख हाँ, लिया होता है। या फिर उनके साथ एक और प्रॉब्लम कि वो 18 साल में या 20 साल में ही शादी कर लेंगे, हाँ और जब वो दुनिया देखते हैं तब तक बोर हो जाते हैं। हाँ। फिर ऐसे केसों में तलाक की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, डाइवोर्स की, क्योंकि आप वक्त से पहले आपने चीज़ें कर ली। बहुत लोग होते हैं ना, आप देखो 21 साल में शादी कर ली, हाँ वो भी 21 का, और लड़की 19 की या 20 की। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सिर्फ आप किसी एक आधार पे, किसी एक नंबर पे, किसी एक राशि के आधार पे किसी को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और न्यूमरोलॉजी जो है ना, उसका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपको 100% सही प्रिडिक्ट नहीं करेगी, अच्छा। ये भी मैं आपको बोल दूं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। जो मज़ा, जो जानकारियां वैदिक में हैं वो न्यूमरोलॉजी में नहीं आ सकती। लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि अगर आपने न्यूमरोलॉजी अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, ये गलत है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हर एक चीज़ में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, वो पढ़ाई लिखाई में, बिल्कुल। और एक होते हैं एवरेज। एवरेज। तो जो ब्रिलियंट और एक्सीलेंट होते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। अच्छा। जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं, जिनको थोड़ा कम आता है ना, वो न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं। सही है। सरल है। और आजकल तो वो क्या कहते हैं, लोशो ग्रिड आ गया है, वो अनपढ़ भी पढ़ सकता है। तो मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मतलब सोचने का तरीका है कि न्यूमरोलॉजी सही है लेकिन परफेक्ट नहीं है। जो वैदिक में मज़ा है वो आपको न्यूमरोलॉजी में मिल ही नहीं सकता। आप सिर्फ नंबर के आधार पर सब चीज़ें नहीं कर। और मैं आपको सच बात बताऊं, तो जितने भी ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये करते तो एस्ट्रोलॉजी है टूटी फूटी, लेकिन बताते कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उपाय तो सारे वैदिक के देते हो, हाँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी का कौन सा उपाय है? कोई एक उपाय बताइए। कोई कोई, कोई सूर्य को लेके आती है। भाई सूर्य की बात आ गई तो सूर्य को फिर जली तो चढ़ाओ। ग्रहों से जोड़ दिया पूरे में। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी मेरे हिसाब से अ, आप इस पे मैं तो नहीं करता विश्वास अच्छा। पूर्ण रूप से। अब आप देखो ना, आप ब्रिलियंट के साथ जाओगे कि एवरेज के साथ जाओगे, आप ही बताओ। ब्रिलियंट के साथ। अब आपको बोला जाए कि अमेरिका जाना है या नेपाल जाना है, क्या तय करोगे? अमेरिका। बस यही डिफरेंस है। तो उसका भाई, अगर दो चॉइस हो अमेरिका और नेपाल की, तो दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन 99 के 100% लोग अमेरिका ही जाना पसंद करेंगे। तो यही दोनों में डिफरेंस है। सो अगर हम बात करें 2026 में टफ राशि के लिए, मतलब टफ साल कौन सी राशि के लिए रहने वाला? टफ उन्हीं के लिए रहने वाला है जो बेईमान है। बेईमान। वो कोई भी हो सकता है। ऐसी कोई राशि नहीं होती क्या बेईमान? नहीं, राशियां बेईमान नहीं होती हैं, इंसान बेईमान। इंसान बेईमान होता है। राशियां बेईमान नहीं है। राशियां वैसी प्रवृत्ति देती हैं आपको, क्रूर तो हर तरीके का काम करने के लिए लोग बने हैं, ठीक है। तो कोई अगर डॉक्टर है, सर्जन है, तो होम्योपैथी वाला भी है, मीठी गोली भी खिलाता है। कोई काटता है तो कोई टॉफी भी खिलाता है। तो राशियां या नंबर खराब नहीं है, राशियों में या कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का कॉम्बिनेशन खराब है। अच्छा। अब आप एक बात बताओ, चाकू खराब है? गोली खराब है? नहीं, गोली तब खराब है जब वो किसी के पेट पे लगे। चाकू तब खराब है जब किसी का पेट फाड़े। तो कॉम्बिनेशंस खराब होते हैं, राशियां या नंबर्स खराब नहीं होते। अब कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाए जिसमें आदमी की बुद्धि पलट जाए, वो राक्षस बन जाए, उसको कुछ और हो जाए, या उस पर भूत प्रेत चढ़ जाए, या वो ऐसी हरकतें करने लगे, तो कॉम्बिनेशन से चीज़ें खराब होंगी। कभी भी कोई एक चीज़ खराब नहीं होती, वो किसी गलत चीज़ के साथ मिलकर खराब हो जाए। तो आप किसी एक राशि वाले को या किसी एक इंसान को ऐसे बोले कि ये खराब है या अच्छा है, तो उसमें तो मतभेद है, तो उसमें 10 लोग अच्छे भी तो हैं। किसको आप अच्छा, किसको बुरा कहेंगे? ये हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हम दिल बहलाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए इसको अच्छा बोल दे, इसको बुरा बोल दे। मैं तो नहीं करता ऐसा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, कि 4 लोग बुरे बोल दिए, 4 लोग अच्छे बोल दिए। फिर तो भैया जो बुरे वाले हैं वो तो, उनको देश निकाला हो जाएगा।
कौन करेगा? मान लो मैं 2 नंबर बता दूं कि 8 नंबर बुरा है, 9 नंबर बुरा है, सपोज, ठीक है, तो उन लोगों से तो फिर कोई बात ही नहीं करेगा। तो फिर 8 नंबर वाले कहाँ जाएंगे? कोई बुरा नहीं है। देखिए, सब कुछ कॉम्बिनेशंस पे चलता है, सब कुछ आपके प्रारब्ध पे चलता है, बिल्कुल। सब कुछ आपको कैसे संस्कार मिले हैं उस पे चलता है। उसी संस्कारों के आधार पर इंसान अपनी कुंडली को सही तरीके अपना कर सही कर लेता है, कोई नहीं करता। अगर गोल मोल बात की जाए, किसी को पॉइंट आउट करना है, फिर तो कोई भी कोई बता, आप जो नंबर लोगे मैं उसकी 50 कमियां बता दूंगा। आपके अंदर भी होंगी, मेरे अंदर भी होंगी। तुम अब आप हम 3 लोग बैठे हैं यहाँ पर, हो सकता है जिसके लिए आप अच्छे हो उसके लिए मैं बुरा हूँ, बिल्कुल। और आप सभी के लिए अच्छे बुरे नहीं हो सकते। मान लीजिए आप एक घर में अपने बैठे हैं, आपके घर में एक नौकर है जिसे आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो, सब कुछ है, उसको बोलते हो भाई रामू ये दे दो, श्याम, जो भी नाम है, और उसने अब बड़े प्यार से बात कर रहे हैं कि भाई तूने बड़ी मेरी सेवा करी, ये लोग 500 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं, और उसी 500 रुपये देने से पहले उसने आपकी 1 लाख रुपए वाली घड़ी तोड़ दी। तो 1 सेकंड में, अभी आप घड़ी उसको 500 रुपये दे रहे थे, अभी 1 सेकंड में घड़ी तोड़ दी या कोई भी कीमती चीज तोड़ दी, तो अगले सेकंड में आपका व्यवहार कैसा होगा उसके लिए? चेंज हो जाए। उस समय तो डांटेंगे, फटकारेंगे, गाली देंगे, नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो चिल्लाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। कितनी देर लगी आपको बदलने में? चंद सेकंड। चंद सेकंड। तो किसी एक इंसान को या किसी एक राशि को या किसी भी उस चीज को आप ऐसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि वो एक अच्छा है या बुरा है? तो परिस्थितियां, सिचुएशंस और कॉम्बिनेशन ही इंसान को अच्छा और बुरा बनाते हैं। हाँ, कुंडली में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए शनि राहु केतु को लोग सबसे ज्यादा खराब कहते हैं, भाई शनि खराब है, राहु खराब है, 8 नंबर खराब है, 4 नंबर खराब है, लेकिन 4 नंबर वाले ही दुनिया पे राज करते हैं। 8 नंबर वाले इस दुनिया पे राज वो करते हैं। बिल्कुल राज करते हैं, ठीक है। और 1 नंबर सूर्य का नंबर है, तो ऐसे भी दिखेंगे तो भिखारी बैठे होंगे, बिल्कुल। हाँ, ठीक है जी। 1 नंबर ऐसे ही बैठे हैं जो कटिंग करते होंगे। हाँ, कटिंग करते होंगे, अपना रोजी रोटी ठीक ठाक तरीके से कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब आपका प्रारब्ध है, आपके कर्मास हैं, कहाँ पे आप कितना छोड़ के आए थे, उसके आगे की जर्नी आपको कैसे शुरू करनी है, उसी के आधार पे आपकी कुंडलियों के कॉम्बिनेशन ग्रहों के आधार पे दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। फिर वैसे ही आपकी जिंदगी को जीता है, और जिंदगी को सुधारने के मौके भगवान एक नहीं 10 बार देता है। जो सुधर गया वो निकल गया, जो नहीं सुधरा फंसा रह गया। बिल्कुल। तो किसी एक चीज को आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। तो जैसे आपने बताया कि कॉम्बिनेशंस खराब होते हैं, तो 2026 सूर्य का साल है। सूर्य कौन सी राशि के साथ कॉम्बिनेशन अब खराब? देखो, ये तो बेसिक है। मैं इसमें एक बेसिक रूल लगता है कि सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु लगाता है, केतु लगाता है। तो अब आप कहोगे 4 नंबर वालों के साथ 1 नंबर का मेल। कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ेगा। अभी जो आपने देखे होगा ना, जो मोबाइल एस्ट्रोलॉजी करते हैं नंबर नंबर वाले, मोबाइल। न्यूमरोलॉजी जो भी है, हमारे किसी का 14 नंबर आ गया मोबाइल में, 14 आ गया बीच में, तो कहेंगे 1 नंबर सूर्य है, 4 नंबर राहु है, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। लेकिन आप एक चीज भी तो देखो, सूर्य जैसा राजा ग्रह, सूर्य जैसा महाप्रतापी ग्रह, जिसके सामने इंसान या किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, उसको राहु जैसा ग्रह ग्रहण लगाता है, वो कितना बलशाली होगा। बिल्कुल। उसकी पावर को तो देखो। आपसे सूर्य की तरफ जाते हो ना, राहु की पावर तो भूल गए। किसी की औकात नहीं है सूर्य के सामने खड़े होने के, वो ग्रहण लगा देता 2 बार और बता के बताता इतने बजे आऊंगा। जैसे 8 नंबर वालों के हमारे नीचे कमेंट आते रहते हैं कि 8 नंबर वालों के लिए तो कोई सही बताता ही नहीं है, हम तो बस नेगेटिव ही चीज़ों के लिए बने हुए हैं। नहीं, देखो, शनि के लिए 8 नंबर को जोड़ेंगे, अगर राशि वाइज देखेंगे तो वृश्चिक राशि है, तो आप मंगल से देखेंगे तो 8 नंबर वो पा सकता है जो दुनिया में कोई नहीं पा सकता, क्योंकि वो अनंत है। 8 नंबर अनंत है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है। 8 नंबर वाले इसलिए ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि 8 नंबर वालों के पास
क्रोध है, क्रोध में विजन नहीं रहता, गुस्से में मोस्टली गलतियां होती हैं। हाँ 8 नंबर वाला इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वो अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाता। आप कहते हैं गुस्सा है, एग्रेसिवनेस है, उस पर कंट्रोल नहीं है। 8 नंबर वाला तब परेशान है जब वो बेईमान है, क्योंकि 8 नंबर शनि, अब शनि को देखोगे तो क्या है, न्याय के देव। न्याय है, न्याय के लिए। लेकिन शनि और मंगल की शत्रुता भी है। भाई शनि और मंगल तो ऐसे हो गए ना, माचिस और पेट्रोल, हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बात आई, नरमी और गर्मी, कब गर्म होना है, कब शांत रहना है, ये मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वालों को कुछ नहीं मिलता। 8 नंबर वाले, मैं तो कह रहा हूँ कि वो पा सकते हैं जितना समुद्र में पानी है, उसकी भी कोई काउंट नहीं कर सकते कितना पानी है, हाँ बिल्कुल। और सफलता को भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो 8 नंबर वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि कई बार कुछ ग्रहों की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि 8 नंबर शनि है तो स्लो है। स्लो है। अब स्लो है तो वो वक्त पे अगर एस्ट्रोलॉजी का या कोई उपाय वगैरह कर लें या अपनी कुंडली को मजबूत बना लें, कैसे भी करें, खुद करें, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके करें, तो उन्हें सफलताएं वक्त से मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कह सकते कि 8 नंबर वाले जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्हें मिलता नहीं है, उन्हें देर से मिल सकता है। लेकिन जो मिलता है वो वापिस नहीं देता। अब देर से मिला हुआ उसका कोई फायदा भी तो नहीं, वापस जाए ना जाए। सही बात है। वो भी ठीक है। हाँ, तो मतलब टाइम यहाँ पे सारी चीजें टाइम की है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारी आपकी उम्र 300 साल है, जितनी भी 50 60 70 साल आदमी जीता है, अब मिले उसको मरने से 2 दिन पहले तो क्या करेगा। तो टाइम से मिल जाए, उसी के लिए एस्ट्रोलॉजी के रूल, जो अपने रूल फॉलो करिए, उपाय वगैरह करिए, इसी और उपायों से यही होता है, और तो कुछ होता नहीं। तो ऐसा मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। अब 8 नंबर स्कॉर्पियो, अब आप देखो इंडिया की सबसे धाकड़ गाड़ियों में कौन सी गाड़ी आती है कार में? नहीं, धाकड़, स्कॉर्पियो, अच्छा। बिच्छू। नीचे स्कोर। तो धाकड़ लोग होते हैं ना। हाँ अब बिच्छू जो है वो ऐसे डंक नहीं मारता, वो छेड़ने पे डंक मारता है। तो अब इनके अंदर गुस्सा और क्रोध भरा हुआ है। अब ये छिड़ गए तो ये अपना लड़ाई में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा शनि को संभालने के लिए भी, मंगल को संभालने के लिए क्या चाहिए, शांत मेडिटेशन, और थोड़ा सा कहते हैं ना शीतलता, ठंडा पानी पिए, चंद्रमा को मजबूत करें। अब मंगल को मजबूत करना है, मंगल क्रोध है, शनि को वो भी कंट्रोल करना है, तो क्या करें, शनि विष है, तो क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा मजबूत कर लें। और चंद्रमा मजबूत हो गया तो आपने भी एक चीज देखी होगी ना, कि जब आपका हाथ जलता है, आप रोटी पका रहे हो या चाय बना रहे हो, तो क्या करते हो, जूस लेते हैं, या अगर कभी कट लग जाए तभी मुंह में डाल के कर लेते हैं। उसके तुरंत बाद क्या करते हैं, बर्फ लगा लेते हैं या ठंडे पानी में रख देते हैं। तो ठंडा पानी क्या है, चंद्रमा है ना। कटे फटे या जले तो पानी से उसका सोल्यूशन है, और ठंडा दूध पड़ा होगा तो भी। और अगर आपने, मुझे इस बारे में मतलब मैं 100% श्योर नहीं, मैंने सुना है कि किसी के ऊपर तेजाब गिर जाए तो उसके ऊपर कहते हैं ठंडा दूध डाल दो तो उसको बहुत कम नुकसान होता है, आराम मिलता है। मैंने भी सोशल मीडिया पे सुना है, इसका मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। तो क्या दूध ने काम किया ना। जब आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, चोट फोट लगती है, क्या लगाते हो, बर्फ ही तो लगाते हो, बर्फ ठंडी है। तो ये एक्चुअली इलाज वही होता है। हाँ, तो बर्फ क्या है, पानी से बनी। कोई भी चीज, जिस चीज, जो चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है, उसकी क्या करते हो, सफाई। सफाई कैसे होती है, पानी से। पानी से। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो पानी में बहाने के होते हैं कि फटाफट आपको उससे निजात मिल गई। मान लीजिए राहु का किसी को प्रॉब्लम है, 8 नंबर वालों को, किसी को, या किसी भी नंबर या राशि वाले को प्रॉब्लम है, कुंडली के हिसाब से मान लीजिए कोई उपाय है कि आपको नारियल बहाना है, आपको ये बहाना है, आपको वो बहाना है, तो पानी में बहाते ही इंस्टेंट, आप नहाते हो तो तुरंत साफ होते हैं, थोड़ा नहाने के 6 दिन बाद आपकी मैल उतरती है, 5 मिनट में उतर गई। हाँ बिल्कुल। तो फिर पानी में बहा तो जितने भी लोग ऐसे परेशान हैं, उपाय वगैरह करें। और कोई भी ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ये अच्छा है। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर तो
8 नंबर वालों का अलग शहर होता है, 9 नंबर वालों का अलग होता है, 11 नंबर वाले सब 11 नंबर को लेके चले जाते हैं। फिर तो लोग ये नहीं कहते नाम मत बताओ, नंबर बताओ, तुम 1 नंबर वाले हो, तुमको नौकरी पर रखेंगे। ये होता है। और कौन कब पैदा हुआ था इसका तो इंडिया में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो सारे 8 नंबर वाले अपना 1 नंबर लिख लेंगे 10 तारीख को पैदा हुए थे। कहाँ से, क्या रिकॉर्ड है? बन जाते हैं, अगर नहीं है तो फर्जी भी तो बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई खराब कोई अच्छा, सभी अच्छे। फिर वो लोग कॉम्बिनेशन, लड़ाई एक आदमी में होती है कभी? नहीं होते। आप बताइए, मियाँ बीवी की हो या दो दोस्त की हो या तो या ये चाहिए। दो तो चाहिए ना, सब क्या बना, दो का कॉम्बिनेशन ही तो खराब है। कॉम्बिनेशन। सर फोड़ने के लिए भी दीवार चाहिए, हवा में मारिए सर, सर नहीं फूटेगा। दीवार और सर का कॉम्बिनेशन चाहिए। हाँ। तो ग्रहों के कॉम्बिनेशन खराब होते हैं, ग्रहों की और भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्बिनेशन है, दृष्टियां हैं, बहुत कुछ होता है, उससे कुंडली या नंबर खराब होते हैं। फिर देखिए न्यूमरोलॉजी का तो मैं फिर कोई बहुत बड़ा बेस है ही नहीं। अच्छा। तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के आधार पे आप एस्ट्रोलॉजी या कुछ प्रिडिक्शन करेंगे तो वो तुक्केबाजी है, 10 बातों पे 1-2 बातें तो सही हो ही जाती हैं। तो अगर हम जाने की कौन कौन सी वो राशियां हैं जो लव मैरिज में इस साल सक्सेसफुल हो जाएंगी? देखिए मैं बताता हूँ, देखो जैसे 4 नंबर वाले हैं तो 4 नंबर वालों की जिंदगी में थोड़ा बहुत जहर सूर्य घोलेगा, ग्रहण लगाएगा। 7 नंबर केतु वैसे भी डिटैचमेंट है तो उनके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। 8 नंबर वालों के साथ भी सूर्य प्यार में गुस्सा दे देगा। वीनस से आप देखेंगे तो तुला राशि हो गई और आपकी वृषभ राशि हो गई वीनस की, ठीक है। तो इनके साथ भी सूर्य का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ठीक है। वैसे प्यार के मामले में, क्योंकि सूर्य मैंने बोला जला देगा, तो आपके प्यार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, रिश्तों पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक और चीज भी देखिए, अब आप पूछ रहे हैं कि मान लीजिए इस व्यक्ति के लिए ये साल अच्छा नहीं है, अब उसका जो पार्टनर है वो दूसरे नंबर का हो, ठीक है ना, तो ये आदमी तो खराब है। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये एक नंबर है जो ये इंसान खराब है, लेकिन उसका सामने वाला जो व्यक्ति है वो शांत है। उसकी एनर्जी फिर आ गई। तो अब आप चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, दूसरा वाला मुस्कुरा के निकल जाए तो लड़ाई होगी नहीं। नहीं होती। तो आप, ये है खराब, लेकिन दूसरे वाले के एनर्जी से कह लें या उसकी कुंडली से कह लें, आपकी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि दूसरे वाले के अंदर धैर्य है, सब्र है, वो झेल गया सिचुएशन को। तो अब 1 और 4 का कॉम्बिनेशन कह लें, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन कह लें, और देखो कई बार एक और भी चीज़ है, मैं आपको बोलूँगा कि कई बार चीज़ें खराब नहीं होती हैं, कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा संयोग बन गया जिसमें आप चीज़ों को सीरियस ही नहीं ले रहे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ये तो बस हो गया। हाँ जी, बस तो भी तो आपके लिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए तो भी तो प्रॉब्लम है। गड़बड़ कुछ नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आदमी गप्पे मारने लगता है, खाम खा की बातें करने, बातूरी करने, शेख चिल्ली बन जाएगा। तो ये सब कुछ फिर कॉम्बिनेशन वाली बात आ गई। तो किसी, अच्छा एक बात आप बताओ, आपकी आंखें देखकर आपकी किडनी का पता लगाया जा सकता है? थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है, देखा खून की कमी है, थोड़ा सा ऐसा पीली हो गई, लेकिन 100% तो उसको डायग्नोज करना पड़ेगा ना। तो एस्ट्रोलॉजी को लोग क्यों इतना सरल मान लेते हैं कि बस एक चीज बता देंगे उससे सब कुछ बता दो, एक नंबर को एक नंबर पकड़ लो उससे सब कुछ बता दो। अरे हलवा थोड़ा ना है भैया की कर दिया। तो ये पूछने वालों की भी तो गलतियां हैं। तो उसके आधार पे आप एस्ट्रोलॉजर को सही और गलत बोलने लगते हैं, जिसको आता नहीं है, इसको पता नहीं है। इंसान को अपने बारे में कुछ नहीं पता, तो दूसरों के बारे में दूसरा एस्ट्रोलॉजर सब कुछ बता सकता है, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ बता सकती है, अच्छा। A to Z बता सकती है। मेरा एक लास्ट पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने पूछा क्या क्या बता सकती है, तो मैंने कहा कि आपके घर में कितनी कप प्लेट है वो भी बता देगी। हाँ, आपके घर में प्रेशर कुकर कितने, कितनी चदरों पे हाथी बने, कितने पे घोड़े बने, कितने पे मोर बने, वो भी बता देगी। मृत्यु बता देंगे। मृत्यु, देखिए 2 चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी अगर कोई ढंग से पढ़ के आया है, ठीक है ना,
तो आपको कभी मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं करेगा आपके सामने। प्रेडिक्ट नहीं करेगा या फिर पता ही नहीं चलेगा? ये पता तो चल जाती है। अच्छा। मैं 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकता कि 12:25 पे ये आदमी मर जाएगा। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 मिनट या 1-2 दिन हो सकते हैं, लेकिन कोई प्रिडिक्ट नहीं करेगा। और जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं तो वो बताते नहीं हैं। वो अपना एक नॉलेज के लिए कहीं पे उन्होंने अलमारी में बंद करके रख दिया, जो आदमी मर गया करे जी हमने तो लॉकर में इस दिन रख दिया था, देख लो जी हमने तो 6 महीने पहले ही इसको इस ईमेल से उस ईमेल में भेज दिया था, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करेगा। सब कुछ अगर आप बताने लग गए तो भगवान और आप में फर्क ही नहीं रह गया। ठीक है। और मृत्यु का बताना, जबकि ज्यादातर क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं मरेंगे कब। ऐसा क्वेश्चन पूछने वाले बहुत सारे लोग हैं। मरेगा कब या शादी शादी कब होगी, मरेंगे कब? देखिए, अगर आप कुंडली आपकी बनती है तो उससे ये पता चल सकता है कि आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कब पैदा होंगे, आपकी जॉब कब लगेगी, कब आपकी मृत्यु होगी, ये सब भी बताया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो डिटेल्स है वो सही होनी चाहिए और उसको पढ़ने वाला एस्ट्रोलॉजर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें ठीक है तो काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट हो सकता है और एक्यूरेसी भी आ सकती है। हाँ देखिए, कलयुग है, कई बार 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है या 1 हफ्ते का भी हो सकता है, लेकिन महीनों या सालों का नहीं हो सकता। मतलब देखिए, मैं वही बात करूंगा जो 99%। 99 नहीं, 100%। लेकिन बस ये है कि अगर आपको 10 तारीख बोली गई है तो वो 9 भी हो सकती है, वो 11 भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमने बोली 2026 की 9 तारीख तो पता चले वो 2027 की 9 तारीख है। तो इतनी एक्यूरेसी अगर सही एस्ट्रोलॉजर है और उसके पास सही डिटेल्स है तो दे सकता है। अगर जिसकी किसी व्यक्ति होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो पता नहीं होते, याद नहीं होते, कुंडली नहीं बनते, तो उनके बारे में भी क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? प्रश्न कुंडली, पर्सनल कुंडली के? प्रश्न कुंडली देखिए, अब कौन बताएगा। देखिए, 2 ऑप्शन होते हैं। कुंडली बनाई जा सकती है, लेकिन अब जो बच्चा खुद पैदा हुआ है उसको तो अपने आसपास के बारे में कुछ पता नहीं होगा। अब हम मान लीजिए उस बच्चे से पूछें कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे घर के आसपास कोई नीम का पेड़ था या कोई नदी थी, कोई नहर थी या रेलवे स्टेशन था, वो बच्चा तो वो तो कहेगा मुझे क्या पता। वो बच्चा जो पैदा हुआ है बताएगा कौन? या तो उसके माता पिता बताएंगे या जिस समय वो पैदा हो रहा हो उस समय कोई मैच्योर आदमी हो, कोई रिश्तेदार हो। और जिस उम्र में लोग आते हैं उस उम्र में लोग जो हैं वो या तो भूल चुके होते हैं, उनके पेरेंट्स, कईयों के पेरेंट्स या होते ही नहीं है या उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बहुत शार्प हो या उन्हें याद ही नहीं रहता। भैया हमें तो बस हाँ था, कुछ था तो। अब जब तक आप हमारी बातों को मतलब सही नहीं साबित करोगे तब तक हम कैसे कुंडली बनाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है या तो कोई बता दे, हमने 10 क्वेश्चन पूछे सामने, उसने 8 भी बता दिए, चलो ठीक है फिर तो कुंडली बन गई। नहीं तो प्रश्न कुंडली बनाइए, जिस समय आप आए हैं उसी समय प्रश्न पूछिए, उसी समय का सब टाइम वाइम सब उसी समय लिया जाएगा, प्रेजेंट, जिस समय आप प्रेजेंट हैं। और प्रश्न कुंडली का बस एक ही आधार होता है कि जन्म कुंडली से आप बार बार दिखा के बार बार चीजें पूछ सकते हो। प्रश्न कुंडली वन टाइम है एक बार। और एक आध क्वेश्चन के लिए है, ये नहीं कि उसमें आप बनने तो 36 क्वेश्चन पूछ लिए। तो प्रश्न कुंडली तभी बनानी चाहिए जब आपके पास एक या एक से 2 क्वेश्चन हो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तभी प्रश्न कुंडली वो पूछना चाहिए, वरना आप उस प्रश्न कुंडली को कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ के खराब कर दोगे। तो प्रश्न कुंडली से बताया जा सकता है। फिर ऐसी चीजों में कई बार पामिस्ट्री की भी हेल्प ली जाती है, हाथ की रेखाएं भी होती हैं। फिर कई बार जो थोड़ा बहुत 19-20 न्यूमरोलॉजी बता सकती है, 19-20 तो कुछ नहीं है तो कहता है चलो भाई ठीक है। कहते हैं ना, अब डॉक्टर मरीज को चेक नहीं कर सकता तो मोबाइल पे देख के ही बता देगा भैया बता दो, आंखें दिखा दो, ये दिखा दो, जीभ बाहर निकाल कर दिखा, थोड़ा बहुत तो बता ही देगा बुखार है। तो ऐसे इसमें भी चल जाता है। तो मेनली हम 2026 में हेल्थ की बात करें सर, तो हार्ट अटैक आएंगे, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। देखिए, सूर्य किसका, दिल का कारक है। सूर्य हृदय का कारक है,
अब फिर सूर्य और अगर एक नंबर को देखो तो मंगल से अगर बात करें तो मंगल रक्त है, खून है। तो हृदय में कहाँ आपके जो हार्ट में खून ही जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाए, हार्ट अटैक हो गए, या फिर मैंने बोला ना कि रिश्तों में या आपकी जो आपने बेईमानी करी है उस पर आप एक्सपोज होंगे, तो क्या होगा, झटके ही लगेंगे लोगों को। तो झटके में हार्ट अटैक ही आते हैं। या फिर कई ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि आप थोड़ा सा कहते हैं ना अनकॉन्शियस हो जाए, ऐसी चीजें जहाँ पे आपका दिमाग वहाँ काम करना बंद कर दे, पैरालिसिस वगैरह, जिसमें क्या है ना, क्योंकि जो दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं लोगों के बीमार होने की, या उसमें प्रॉब्लम्स में आने की, लड़ाई दंगे होने की। आपसी कहते हैं ना, सूर्य पापी ग्रह है तो मंगल भी पापी ग्रह है, तो सूर्य और मंगल का अगर अपना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से कॉम्बिनेशन देखा जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो क्या दिखाएगा कि सहनशीलता नहीं होगी। अच्छा। मतलब इंसान ना सुनेगा नहीं, कान में दो थप्पड़ मार देगा, फिर बाद में कहेगा कि भैया बताओ क्या गलती हुई, फिर तो बात हो गई जो होनी थी। तो बस सब्र नहीं होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। जब सब्र नहीं होगा तो फिर वो चाहे घरेलू लड़ाई हो, चाहे बाहरी लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, तो इस तरीके की चीजें होंगी। और एक और भी चीज आपको बता देता हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग जो अपनी अपनी फील्ड में महारथी हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया में हो, चाहे वो राजनीति में हो, वो इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। अच्छा। जो बहुत कहते हैं ना, जिनको आप टॉप के सेलिब्रिटी कहते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो महानायक किसी भी फील्ड में, राजनीति में हो, फिल्मी दुनिया में हो, या कहीं और हो, या कुछ भी हो, वो उनका इस साल भारी रहेगा। और कौन सी ऐसी राशि है जिनको सतर्क रहने की थोड़ी सी जरूरत है? देखिए, एक नंबर वाले सतर्क रहे, क्योंकि एक नंबर वाले कहते हैं ना, कहते जैसे किसी का भाई, पिताजी या कोई भी रिश्तेदार कमिश्नर लग जाए तो आदमी लापरवाह हो जाता है, अरे हमारे तो पिताजी कमिश्नर है, हम तो कुछ भी करें। जब कमिश्नर पिताजी हैं लेकिन उसके मजे दूसरे लूटते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, कुछ नहीं होगा। तो एक नंबर वाले गुस्से को पे काबू रखे और ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, ठीक है। दो नंबर वाले जो है वो अपनी झिझक को, कहते हैं हेजिटेशन, झिझक, ये उनकी बढ़ जाएगी किसी चीज को पाने के लिए। कहते हैं ना, अब बोल ही नहीं पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। तीन नंबर वाले अगर देखा जाए तो इनके पास ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगी, ये अपनी ज्ञान और बुद्धि से बहुत कुछ पालेंगे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। चार नंबर वालों के लिए थोड़ा सा खतरा रहेगा, थोड़ा सा मिसमैच रहेगा ये साल, कभी ठीक भी है, कभी बुरा भी है, क्योंकि राहु का नंबर है तो प्रॉब्लम्स देगा, एक्सीडेंट करा दे, चोट दुर्घटनाएं करा दे। पांच नंबर के लिए अच्छा है, लेकिन पांच नंबर वाले देखा जाए तो बहुत रिलायबल लोग नहीं होते, तो हो सकता है कि वो आपके कंधे पे चढ़ के सफलता पाले और बाद में आपको भूल जाए, या आपकी मदद ले लें और आपको थैंक यू ना बोले। तो अब ये भी तो आप कहेंगे ना कि भाई मेरी उंगली पकड़ के निकल गया, थैंक यू तक नहीं बोला, तब आप इसको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, ये आप सोचिए। अब छह नंबर के लिए अगर हम बोले तो छह नंबर में भी प्यार तो होगा, लेकिन प्यार में एग्रेशन। अटैचमेंट नहीं होगी। कहते हैं ना, दिल वाली मोहब्बत, हीर रांझा वाली मोहब्बत नहीं होगी। बस ठीक है, हम रिश्ते में हैं, लेकिन कब तक रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। सात नंबर के लिए फिर डिटैचमेंट आएगा। आठ नंबर वालों के साथ फिर प्यार होगा, कहते हैं ना ऐसा प्यार जिसमें
जो दिल पे दिखाई पड़े ना पड़े, लेकिन शरीर पे दिखाई पड़ेगा। अच्छा, 7 नंबर और मतलब कहते हैं ना कि मारो पीटो कुछ भी करो फिर भी साथ रहेंगे, गाली खा के भी साथ रहेंगे। 9 नंबर वालों के लिए ठीक रहेगा, थोड़े अग्रेसिव रहेगा लेकिन ठीक ठाक चलेगा। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इसमें खास करके अगर हम देखें तो 1 और 4, मतलब 1 नंबर और 4 नंबर वालों के लिए कहते हैं ना, प्यार में कहते हैं ना कुछ पाने की इच्छा हुई, ये मिला यूज एंड थ्रो। अच्छा, हम किसी से जुड़ेंगे लेकिन इस पर्पस के लिए, वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो इस साल आप देखना बहुत सारे लोग रूल तोड़ेंगे। रूल क्या तोड़ेंगे कि रिलेशनशिप में चले गए, क्योंकि वो बड़ों की बात नहीं मानेंगे। अब कोई भी बड़ा आदमी समझाएगा नहीं बेटा ये नहीं करो वो नहीं करो, तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, उनकी बात नहीं मानी, अपनी मन की मर्जी करनी, हम तो जी करेंगे ही, ठीक है ना। अब आपके जब रिश्ते खराब होंगे तो जाहिर सी बात है आप कोई दूसरा सहारा ढूंढेंगे, तो ऐसी चीजें बहुत चलेंगी। आप देखिए इस साल वकीलों के लिए भी चांदी होने वाली है। अच्छा, अब कहाँ जाएंगे, कोर्ट कचहरी में ही लोग जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर्स की भी चांदी होगी। सोल्यूशन, जो जो लोग सोल्यूशन दे सकते हैं, वो चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो अ, वकील हो या काउंसलर हो, ऐसे लोगों के लिए हाँ ये साल उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिन्होंने बहुत पहले मेहनत की है। तो किसी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी, कामयाबी नहीं मिल हाँ सर, लेकिन वो डिजर्व करते हैं, हाँ हाँ लेकिन अभी तक वो किसी भी वजह से पीछे रह गए या XYZ, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वो लोग मतलब बन जाएंगे जो उनको बनना है। ऐसे लोगों के लिए अच्छा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेशों में अपनी पीआर का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट की वजह से रुकी हुई हैं। अब आपको पीआर मिलनी है, कुछ मिलनी है तो गवर्नमेंट ही देगी ना, आम आदमी का काम नहीं है वो। आप सरकार से जुड़े हुए जो तंत्र हैं उनसे पैसा कमाने के लिए अच्छा है, अच्छा, जैसे शेयर मार्केट, लेकिन फिर समझदारी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए चीज़ें खराब है, तो ऐसी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप राजनीति की बात करो तो आप देखना कि बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे ऐसे छुपे हुए चेहरे सामने आएंगे जो कहते हैं ना जो थे लेकिन उनको अभी तक पहचान नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, नए चेहरे उभरे हैं। नए नहीं कह सकते लेकिन हैं, लेकिन अभी उनको दुनिया हल्के में ले रही थी, लेकिन वो अब अपनी पुरानी जो छोटी इमेज थी ना उसको बड़ा कर लेंगे। तो वही मैं कहूँगा कि इस साल अगर आपको अच्छे से जिंदगी जीनी है तो ईमानदार बन जाइए, क्योंकि सूर्य सिर्फ ईमानदार लोगों का ही साथ देता है। देखिए ऐसे देखा जाए तो शनि को जज बोला गया है, वकील भी बोला गया है। शनि को जज बोला गया है, राहु केतु को वकील बोला गया है। लेकिन जज भी किसकी, जज को कौन उसकी चीजों को फेरबदल कर सकता है? सरकार। वही कुछ भी ले आए प्राविधान, जिससे ये बदल दिया उससे वो बदल दिया। तो जज के ऊपर भी है तो गवर्नमेंट ही ना भाई। दो नेता मिलके या पूरी जिनकी भी सरकार है वो कुछ ना कुछ ले आए, ले आते ना, कोई भी ये पास करा दिया तो ये चेंज ही हो गया। तो सरकार से बना के रखिए, पिता का सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, लेकिन सूर्य भगवान को उगते हुए सूरज को जल दीजिए, उगे हुए सूरज को जल मत दीजिए। खाए, अब आप खा पी के आपका पेट भरा है उसके बाद 56 भोग आपको लगा दे तो क्या फायदा है? सही बात है। तो सूर्य को जल देने का लेकिन एक कॉमन रेमेडी है, लोग जानना चाहेंगे तो कैसे क्या है, तो मैं आपको फटाफट 2-3 रेमेडी बता देता हूँ। सूर्य को जल दीजिए, सबसे अच्छी रेमेडी। लेकिन सूर्य को जल देने के लिए आपको कच्ची मिट्टी वाली जमीन होनी चाहिए। अब आप नहीं है, अब आपके पास तो गमले में दे दीजिए, फर्श में मत दीजिए, टाइल लगी हुई है या मार्बल का फर्श लगा हुआ है। जब सूरज उग रहा है तब जल दीजिए, उगे हुए सूरज को जल मत दीजिए। सूर्य को जब जल आप दे रहे हैं तो उसमें जो आपका लोटा गिलास जो भी कुछ है ना,
वो अलग होना चाहिए। ये नहीं कि उसी में दूध पी रहे हैं, उसी में गिलास पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसी से जल दे रहे हैं। सूर्य को जब आप जल दें तो सूर्य को जल कहाँ से देना है? देखिए, यहाँ से, हृदय यहाँ से ना, यहाँ से। ये नहीं कि ऐसे लोग क्या करते हैं ना, लोटा लटका के ले जाते हैं वहां से। कमर के, नाभि के नीचे अगर कोई भी चीज भगवान को चढ़ने वाली आ गई तो वो अशुद्ध हो गई, क्योंकि नाभि के नीचे क्या है? शुक्र। नाभि के ऊपर भक्ति है, नाभि के नीचे वासना है। तो वासना और भक्ति एक साथ नहीं मिल सकते। तो सही तरीके से ऐसे और जो जल दिया जाए उसकी धार गिरनी चाहिए। ये नहीं कि उड़ेल दिया, कोई पत्थर नहीं मार रहे भगवान को, ठीक है? तो जो धार गिरे, धीरे धीरे जल दीजिए जितना भी आपका पानी है। उस धार में से उगते हुए सूरज को देखिए, लाल लाल सूरज दिखाई पड़ेगा ना। और ये उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिन लोगों के घर में, जैसे बोला ना, इस साल बहुत सारी चीजों को एक्सपोज करेगा। घर में मियाँ बीवी या रिश्तों में लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़े हो गए। अभी देखिए जो धरती है ना, वो क्या है? धरती शुक्र है। शुक्र। और सूर्य जो है, जब सूर्य को जल दे रहे हैं, ठीक है, तो पानी कहाँ जा रहा है? जमीन पे जा रहा है। अब शुक्र को क्या माना गया? स्त्री। सूर्य पिता या पति, पिता या जो भी राजा। तो दोनों, जब जब पानी जो है ना, जब जमीन पे गिरेगा तो दोनों की मित्रता होगी। और जो आप पत्थर पे गिरा रहे हो पानी, फर्श पे या टाइल पे, तो वो तो हार्ड क्या है? आप क्या कह सकते हैं? चट्टान है या जो भी कहे, पत्थर तो शनि हो गया ना। तो सूर्य और शनि का भी कॉम्बिनेशन खराब। तो मिट्टी में दीजिए, तो आपके घरेलू जो लड़ाई झगड़े हैं ये सॉल्व होंगे। और हम गलत तरीके से देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और प्रॉब्लम्स बढ़े ना बढ़े, जिस पर्पस के लिए आप दे रहे हो वो पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो फिर आपका जल देना व्यर्थ है। या हाँ व्यर्थ है। अरे सर, आप ये बात बताओ, अगर आपकी 10 बजे की फ्लाइट है और आप 11 बजे पहुंचो, व्यर्थ। आप बड़ा सा ब्रीफकेस ले जाओ, दौड़ के जाओ, भाग के जाओ, टैक्सी से जाओ, जितने भी आपने एफर्ट किए, फ्लाइट मिलेगी? नहीं मिले। सब व्यर्थ है ना। तो फिर एक चीज क्या आई? टाइमिंग। टाइम। तो सूरज आपके घर नहीं आएगा, आपको सूरज के पास जाना पड़ेगा। तो टाइमिंग्स की अगर आप वैल्यू करते हैं साल 2026 में, तो आपके लिए ये साल सोने पे सुहागा है। और ईमानदारी, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे इसमें हो, चाहे उसमें हो, बस अगर आपने ये कर लिया, और सम्मान, रिस्पेक्ट, जो भी आपसे उम्र में बड़ा है, इतना कर लिए। बाकी बड़े बड़े उपाय करने के लिए ना बहुत बड़े बड़े रूल लगते हैं। तो जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो फिर ज्यादा क्या करने की जरूरत है? सही है। अगर थोड़ी सी हम राजयोग की बात करें, कौन कौन से राजयोग है, कौन कौन सी राशियों के बन रहे हैं? देखो, एक ही एग्जांपल दूंगा आपको। मान लीजिए किसी का राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है? अब राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उसका सूर्य खराब हो जाएगा। अब मान लीजिए सूर्य से बनने वाला कोई राजयोग है, लेकिन उस राजयोग को राहु खराब कर देगा। फिर आपने एक चीज बोली कि राजयोग कौन? राजयोग तो देखो जी, अगर आप शनि के राजयोग देखेंगे तो शनि अपनी राशि में बैठा है तो राजयोग है। गुरु चंद्र का राजयोग है, गजकेसरी योग है। बुध और शुक्र का राजयोग है, ठीक है जी। लक्ष्मी नारायण योग बन गया। चंद्रमा और मंगल का राजयोग है। राजयोग का बनना और राजयोग का मजबूत होना, मजबूती पे रिजल्ट है, बनने पे रिजल्ट नहीं है। अगर राजयोग बन भी गया, वो किसी कारणवश से कमजोर है, तो फिर रिजल्ट नहीं है। तो आप लोग, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, वो इस चीज को समझें कि कुंडली में, हर गरीब आदमी की कुंडली में राजयोग होता है, वो फिर भी गरीब रहता है। हाँ, ये तो होता ही है। 36 राजयोग लेके पैदा हुआ। लेकिन आप देखिए ना, मान लीजिए चंद्रमा और गुरु का राजयोग बन गया, गजकेसरी योग, वो सही जगह पे नहीं है, सही हाउस में नहीं है, या चंद्रमा में या गुरु में से कोई मजबूत नहीं है, किसी भी कारण से वक्री है
नीच का है, गलत राशि में है, या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो बन के भी तो नहीं बना ना, तो मिला क्या? तो र- पहले आप ये देखिए कि कुंडली में राजयोग मजबूत कितना है। फिर एक और चीज, आप लग्न कुंडली देखते हैं, आप चंद्र कुंडली देखते हैं, और भी कुंडलियां होती हैं, हर एक चीज के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे हो सकता है वो राजयोग मजबूत हो, वहां पे मजबूत रहो। आप जितना अपने घर में मजबूत है, उतना मेरे घर में मजबूत नहीं है ना। तो जो कुछ काम आप अपने घर में मोहल्ले में कर सकते हैं, वो आप इनके मोहल्ले में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में से इस मिथ को हटाइए। ये तो बड़े बड़े शब्द है, राजयोग, पैसा, सफलता, ये आएगी कैसे? जब तक कुंडली मजबूत नहीं होगी, जब तक कुंडली के सितारों का प्लेसमेंट सही नहीं होगा, जब तक, अगर प्लेसमेंट गलत है तो उनको सुधारा ना जाए। भाई बच्चा कमजोर है तो आप क्या करते हो? आप बताओ, बताओ, अगर आपका बच्चा कमजोर है, मैथ्स में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, आप क्या करोगे? मैथ और इंग्लिश उसको ज़्यादा। ट्यूशन पढ़ाओगे या एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बोलोगे ना? तो ट्यूशन पढ़ाना रेमेडी हुई कि नहीं हुई? भाई मैथ की रेमेडी ट्यूशन पढ़ाना है, या आप पढ़ाओ या टीचर पढ़ाए। मजबूत किया ना, कहीं एक्स्ट्रा टाइम दिया था कि नहीं दिया? तो वैसे अपने ग्रह के लिए रेमेडी करो। तो एस्ट्रोलॉजी को इतना आसान ना समझे। एस्ट्रोलॉजी आपको जीरो से डबल हीरो बना सकती है, ट्रिपल हीरो बना सकती है। तो समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत है, और सही टाइम पे सही उपाय करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का एक मिथ होता है कि हम जब 25 साल की उम्र में जाएंगे, 30 साल की उम्र, आधे लोग तो यहाँ पे कुंडली तब बनाते हैं जब उनकी शादी होने वाली होती है। उससे पहले तो कुंडली नहीं बनाते, क्योंकि अब मैच करना है। तो कुंडली पैदा होते ही बनाइए। अब मैं आपको बस 1 मिनट आपका लूंगा। अब एक बच्चा अभी 2 दिन पहले पैदा हुआ, ठीक है, पैदा होते ही बीमार बीमार बीमार, भयंकर बीमार। और उसके बाद उसके अभी 2 दिन का बच्चा है, आज 3 दिन का हो गया होगा। और उसके पेरेंट्स ने बोला कि मेरे पास कुंडली भेजी कि देखो सचिन जी, मतलब ऐसा प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, सब कुछ ठीक था, ये वो। कुंडली में दोष था। डॉक्टर ने बोला कम से कम 15 दिन से पहले हॉस्पिटल से नहीं, मतलब ट्रीटमेंट करेंगे जो भी कुछ है। एक मुश्किल से सिंपल सी रेमेडी कराई हमने। अब अभी मैं आपके पास आने से पहले मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि शायद शाम को छुट्टी दे देंगे, बहुत ज़्यादा हुआ तो कल सुबह दे देंगे। जहाँ पे डॉक्टर 15 से 20 दिन की बात कर रहे थे। अब यही बच्चा या उसके बच्चा तो नहीं आएगा ना मेरे पास चल के, उसके पेरेंट्स नहीं आते, तो सारी जिंदगी बीमार रहता। अब बचपने में ही इलाज हो जाएगा तो सारी जिंदगी ऐश करेगा, क्योंकि कुंडली कभी नहीं बदलेगी। अब कुंडली में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक बच्चा गोदी में खेल रहा है, दूध पी रहा है, ना उसने कमाने जाना ना पढ़ने जाना, यहीं पे उपाय हो गए, सब कुछ हो जाएगा। और हम उपाय करने कब आते हैं? जब हमें होता है कि भैया 3 महीने बाद शादी, आज लाखों कमाने, करोड़ों कमाने, तो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम पे तो नहीं देते। सही बात। ना जल्दी। हाँ, तो वक्त से आइए, और तभी आपको तसल्ली से सोल्यूशन मिलेगा। जल्दबाजी में तो फिर क्या होता है? जल्दबाजी में एस्ट्रोलॉजर बोलेगा स्टोन पहनो, पूजा भी करो, पाठ भी करो, मंत्र भी पढ़ो, क्या क्या करो, नहीं कर पाओ, टाइम ही नहीं है आपके पास। तो लेट ना एस्ट्रोलॉजी है ना एस्ट्रोलॉजर है, आप है। तो वक्त से एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लीजिए और जिंदगी को सफल बनाइए। जितने भी राजयोग हैं, बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, वो सारी चीज़ों को जान लो, अपनी कुंडली को समझ लो, वक्त वक्त पे अपना उन चीज़ों का इलाज करते चले जाओ। बाकी सब चीज़ों के लिए भी तो करते हो भैया। एक स्कूल जाते हो तो स्कूल के लिए भी करते हो, पूछते हो हवाई जहाज के लिए, देखते हो कि इस पे बैठे, इस पे बैठे कि इस पे बैठे। ट्रेन में जाते हो तो 3 टायर में बैठे कि एक्सप्रेस में बैठे कि पैसेंजर में बैठे। हर एक चीज़ के लिए इंक्वायरी करते हो नहीं करते हो? कपड़ा इस ब्रांड का लेंगे, इस ब्रांड का ले, खाना यहाँ खाएं कि वहाँ खाएं। तो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए वक्त पे एस्ट्रोलॉजी को नहीं करते। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया हमारी ऑडियंस को, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइफ आपका जो है और एडवाइस है हमारी ऑडियंस को आप देना चाहो तो क्या देना चाहो? देखिए, इसे एडवाइस में मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, आपके ऑडियंस को, सभी को, ये जो एडवाइस है ये मेरे लिए भी फॉलो होती है, आपके लिए भी फॉलो होती है। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वक्त की कदर करिए। जिसने वक्त की कदर करना सीख लिया,
उसके सभी सितारे सही, क्योंकि वो वक्त पे ही सारे काम करेगा। इस दुनिया में परेशान वही है जो लेट लतीफ है। नहीं तो आपने वक्त की कदर करिए, समय से काम करिए, अपने रूल्स बनाइए, अपने टाइमिंग्स बनाइए, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब नहाना है, कब पूजा करनी है, कितनी करनी है, और वक्त से अपनी कुंडली दिखाइए, ताकि आप अपने सितारों को जान सकें कि ये सितारे आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। पहले आप गलत चले जाएं, फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, फिर वो आपको वापस लाके फिर सही करे। मतलब पहले आप जीरो से हीरो बने, तो बनने की कोशिश करी, नहीं बन पाए, फिर से एक नई जर्नी शुरू हो। उस जर्नी को शुरू करने से पहले अपनी कुंडली की जांच करा लें और पंचुअल हो जाए। और भगवान से दो ही चीज मांगता है, भगवान को भी रिस्पेक्ट चाहिए, इंसान को भी चाहिए। कुत्ते की भी सेवा करिए, पेड़ की भी सेवा करिए, प्रकृति की भी सेवा करिए। जो चीज इस धरती पे है, जो हरी है और जो चीज चल रही है, उसकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आपकी किस्मत को बदलने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। बताए कौन? खुद। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है। आपकी किस्मत को बदलने वाला कौन है? इंसान। क्योंकि इंसान की ब्लेसिंग्स ही भगवान के लिखे को काट सकती है, यानी दुआएं। तो दुआएं मिलती रहेंगी तो आप चलते रहेंगे। यही रेमेडी कर लीजिए, इतने में बहुत मिल जाएगा। धन्यवाद सर।